क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। ये एक कुरान की आयत है जो सूरह बकरा में 143 आयत है, बल्कि एक आयत का हिस्सा है, जिसमें अल्लाह ताला जो है वो इस उम्मत को यानी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रेफरेंस की तरह से पेश कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि हमने तुमको बनाया एक उम्मतम वसत। वसत कहते हैं बीच को, सेंटर को, मॉडरेट को, यानी जो एक्सट्रीम पे ना हो, न बहुत राइट हो न लेफ्ट हो, बीच में हो, सेंटर पे हो। लितकूनु शुहदा अलन नास, ताकि तुम सारी इंसानियत के लिए एक रेफरेंस बन जाओ, एक विटनेस बन जाओ। उसी तरह से जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए एक रेफरेंस थे। तो यहाँ पे जो उम्मत वसता का जो मतलब आया है, यहाँ पे एक तो मतलब ये है कि ये एक वसत है, जैसे कि हम हिंदी और उर्दू में जानते हैं एवरेज को जो कहा जाता है उसे कहा जाता है औसत। तो ये औसत एक्चुअली बना हुआ है वर्ड वसत से। वसत का मतलब है बीच में, सेंटर में। और दूसरा जो मतलब है वो है रेफरेंस। जाहिर सी बात है रेफरेंस भी बीच में ही होता है, यानी एक पॉइंट होता है, उसके फिर चारों तरफ यानी लाइंस होते हैं, यानी आप जानते हैं 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अगर हम XY सिस्टम में बात करें, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। तो ये जो चीज़ें हैं, यानी ये जो एक रेफरेंसिंग है, उस रेफरेंस से ही पता चलता है कि कौन सी चीज़ किस लाइन में फॉल करेगी, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये वो रेफरेंस बताया। ये इसका एग्जांपल एक इसी तरह से देख सकते हैं, जैसे एक मैप पे आप खड़े हो जाएं। अक्सर जो है किसी सोसाइटी के बाहर एक मैप बना होता है बड़ा सा, और उसमें लिखा होता है यू आर हियर। तो अगर आप ये ना पता चले कि आप कहाँ पे हैं, यानी वो मैप किस जगह पे है, तो फिर आपको ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि डायरेक्शन किधर है। और अगर तुम लूज कर जाओगे तो तुम लूज नहीं करोगे, पूरी की पूरी इंसानियत जो है तुम्हारे साथ ही साथ लूज कर जाएगी। वो रेफरेंसिंग ही लूज कर जाएगी, वो गुड और बैड में फर्क करना ही भूल जाएगी। उसे पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। नेगेटिव को पॉजिटिव समझने लगेगी, पॉजिटिव को नेगेटिव समझने लगेगी, जैसा कि आज बहुत वाज़ेह तौर से हमारे सामने ये हो रहा है। और इंशाल्लाह हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से रेफरेंसिंग जो है वो बिल्कुल अपसाइड डाउन, यानी ऊपर की चीज़ नीचे हो चुकी है और नीचे की चीज़ बिल्कुल ऊपर हो चुकी है। जो मीज़ान है, तराजू है, कंपास है, कोई भी वर्ड लीजिए, जो रेफरेंस है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तो इस बिगड़ने की वजह से क्या हुआ है कि जो झूठ है फॉर एग्जांपल, ये एक अच्छी चीज़ हो गई है। जिसे कहते हैं लाई इज ए मैनेजमेंट टूल। झूठ बोलो और चीज़ों को आराम से मैनेज करो, ठीक है। ये तो बात कही जाती है, लेकिन जो करी जाती है वो इससे और बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हम देखते हैं कि आज सोसाइटी से ट्रस्ट लेवल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कौन सच बोल रहा है। हालांकि हर आदमी कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सबसे सच्चा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम चारों तरफ झूठ और झूठों से घिरे पड़े हैं। उसी तरह से ये समझा जाता है कि जो ट्रुथ है वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, NPA है। सच्चाई जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, या उसको कहा जाता है कि ये बेवकूफ़ी है अगर आप सच्चे हैं, और अगर आप सच्चे हैं तो लोग आपको लूट लेंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी चीज़ मुनाफिकत। मुनाफिकत का मतलब कहो कुछ करो कुछ। ये आजकल समझी जाती है ये मैच्योरिटी, कि ये इंसान जो है कॉन्ट्रडिक्शन से भरा पड़ा है, लेकिन सामने से ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर बड़ी हार्मोनी है। लोगों में कॉन्ट्रडिक्शन जाता है तो वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाते, और इसकी डेफिनेशन भी बताई जाती है। यानी ये विजडम ये है, लोग ये कहते हैं कि आपकी ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि आप इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ बड़े हार्मोनियस दिखते हैं। इसको कहा जाता है कि ये मैच्योरिटी है। और जिसके अंदर ये जितनी अच्छी कैपेबिलिटी है इस मुनाफिकत में कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ अपने अंदर हार्मोनी दिखाना, ये जिसके अंदर जितनी अच्छी क्वालिटी है वो उतनी ही अच्छी पोजीशन पे है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ मुनाफिक, मीनिंग ही इज अ हिपोक्राइट,
who say 1, mean 2, act 3 and expect 4। पहले ही होता था कि लोग कहते थे कि यार ये बंदा जो है ना बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही होनहार है, बहुत ही नोबल है, ये आगे जाएगा। आज रेफरेंस ख़त्म होने से क्या हुआ है कि जो लाइन है वो एक एंगल से पॉइंट दिख रहा है, जो सर्किल है वो ओवल दिख रहा है, ओवल जो है वो लाइन दिख रहा है, रेफरेंस ख़त्म होने से। तो इसमें क्या हुआ है कि अब कौन बनेगा लीडर? तो जो आदमी बहुत बदमाश होता है, स्ट्रीट गाय, स्ट्रीट स्मार्ट भी कहते हैं उसे, ठीक है, कभी इसको मार दिया, कभी इसको लूट लिया, कभी इसको नुकसान पहुंचा दिया, रेप का चार्ज है उस पर, मर्डर के ऊपर चार्ज है, उसने ज़मीनें कब्जा की हुई हैं। हाँ, ये बंदा जो है इसके अंदर मिनिस्टर बनने की क्वालिटीज़ हैं, पॉलिटिशियन बनने की क्वालिटीज़ हैं। क्या हुआ ये रेफरेंस इंसानों का जब एक एक करके टूटता है तो फिर वो पूरी सोसाइटी का भी रेफरेंस खत्म हो जाता है। और एक सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है वो जिसे कहते हैं लॉस ऑफ कॉमन सेंस। जो चीज़ों को समझने की सलाहियत थी, कॉमनली अंडरस्टूड थी, वही ख़त्म हो गई। और मैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा। जैसे फंडामेंटल रूल्स हैं, ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं, कोई कंपनी बनती है उसके रूल होते हैं। तो उसको कहा जाता है कि अगर आप उस फंडामेंटल्स पे चलेंगे तो उसको कहा जाता है फंडामेंटलिस्ट है, ठीक। और अगेन अगर देखेंगे इसमें भी मुनाफिकत का पहलू है कि अगर आप रिलीजियस फंडामेंटल्स पे चलते हैं तो आप फंडामेंटलिस्ट नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ हैं, और अगर आप दुनियावी मामलात में फंडामेंटलिस्ट हैं, ठीक है, यानी जो भी रूल्स हैं, फंडामेंटल रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, लोगों के, कंपनीज के, उसको अगर फॉलो करते हैं तो आपको कहा जाएगा कि बहुत ही सिंसियर सिटीजन है ये। इसे कहते हैं कॉमन सेंस का ख़त्म हो जाना या डिप्लीट हो जाना, काफ़ी कम हो जाना। जैसे पेरेंट्स हैं, लोगों का, हर आदमी जानता है पेरेंट्स की क्या पोजीशन होती है, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं। तो जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उनका ख्याल रखें। लेकिन ये सोसाइटी के लिए इन जनरल आम बात हो गई है, एक्सेप्टेबल बात हो गई है कि तुम इन्हें ओल्ड एज होम भेज दो। ओल्ड एज होम, बुढ़ापे का घर भेज दो, वहाँ कौन ख्याल करने वाला है? और जिस तरह से आप ख्याल करते हैं, जो मोहब्बत दे सकते हैं, वो क्या वो कोई और दे सकता है कुछ पैसों में या फ्री में? तो ये कॉमन सेंस का ख़त्म हो जाना है और ये आम हो जाना है सोसाइटी में कि लोग इसको कर रहे हैं और इससे शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ शर्म का ख़त्म हो जाना भी एक बड़ा इशू है। रेफरेंसिंग की वजह से शर्म का ख़त्म हो जाना भी। और शर्म कैसे ख़त्म होती है? जब एक आदमी करता है तो लोगों को उसको शर्म आता है, लेकिन जब उसको लगता है कि हर दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10वां आदमी ये कर रहा है तो फिर उससे शर्म ख़त्म हो जाती है, वो एक नॉर्म बन जाता है। तो उसी तरह से ये भी एक नॉर्म बन चुका। इसी तरह का एक एग्जांपल और ले लूँ कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो गवर्नमेंट के पैसे पे, जाहिर सी बात है पब्लिक पैसे पे वो अमीर बनती हैं। गवर्नमेंट के पैसे पे ये कहती हैं कि हम गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छा काम करके दे देंगे, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट ही उन्हें पैसे दे रही है, गवर्नमेंट के पास पूरा एस्टैब्लिशमेंट है, उसके पास आर्मी है, इंटेलिजेंस है, लोग हैं, पूरी जनता है, और गवर्नमेंट ये कहती है कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, और ये प्राइवेट कंपनी वो हमसे ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, जो प्राइवेटाइजेशन का एक पूरा एस्पेक्ट है। उसी तरह से खुदा का जो तसव्वुर है, ठीक है, आप सुनेंगे, अभी आपने सुना होगा एक बड़े से जिसको अपने आप को खुदा ही कहते थे, वो बीमार पड़ गए, मर भी गए, और उनको कहा गया कि गॉड इज ऑन लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये न्यूज़पेपर का क्लिप है, द गॉड इज ऑन लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो ये कॉमन सेंस खत्म हो गया ना कि गॉड का कॉन्सेप्ट क्या आप समझ रखा है गॉड को? भाई गॉड के कॉन्सेप्ट को इतना डाइल्यूट कर दिया, इतना डाइल्यूट कर दिया, ये कह के कि एवरीथिंग इज गॉड, गॉड की जो यूनिकनेस है वो खत्म कर दी। हर कोई जब खुदा ही है तो फिर खुदा कौन है? वो भी सबके बराबर हो गया। उसकी जो यूनिक क्वालिटीज थी कि वो मारता है, जिलाता है, खिलाता है, पिलाता है, सस्टेनर है, ठीक है, हिसाब लेने वाला है, दोबारा जिंदा करने वाला है, सारे आसमान जमीनों का रब है, वो हुक्म देने की काबिलियत रखता है,
वो सब खत्म हो गई। तो फिर क्या हुआ? एक तो उसके गॉड को इररिलेवेंट बना दिया, जो सेकुलरिज्म का एक पहलू है कि दिन दुनिया को अलग करो और गॉड को इररिलेवेंट बना दो। दूसरा, गॉड को इतना डाइल्यूट कर दो कि कह दो कि एवरीथिंग इज गॉड, और फिर गॉड की जो यूनिकनेस है वो खत्म हो जाएगी। और तीसरा ये कि जो गॉड के पावर्स हैं, किसी को बगैर गॉड कहे वही सब सारे राइट उसी को दे दो। जैसे बॉस है, मालिक है, गवर्नमेंट है, सिस्टम है। ये मान लो कि ये सिस्टम से ही, सिस्टम ही हमें खिलाता है, सिस्टम ही हमें पिलाता है। हमारे बॉस जो है, यही हमारे कंपनी के जो मालिक हैं, वही हमारे राजिक हैं, वही खिलाते पिलाते हैं, वही करता धरता है, वही दाता है हमारे, ठीक है। और उनको खुदा भले मत कहिए, लेकिन जितने खुदा के एट्रीब्यूट्स हैं उनको उसमें शरीक कर दीजिए। ये एक तीसरा पहलू है। ये भी है, क्या है? लॉस ऑफ कॉमन सेंस। एक औरत, एक और एग्जांपल ले लीजिए सोशल सिस्टम से। एक औरत जो प्रोस्टिट्यूशन में है, ठीक है, और एक औरत जो पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री में काम कर रही है, कहा जा रहा बहुत फ्री है, ठीक है, उसके और यानी वो फ्री है और अपने जो राइट्स हैं वो ले रही है, ठीक है, शी इज एक्सरसाइजिंग हर राइट्स। और एक औरत है जिसकी इज्जत की हिफाजत करने के लिए महरम्स की एक आर्मी है, उसको कहा जा रहा है कि ये ऑप्रेस्ड है, शी इज ऑप्रेस्ड इन इस्लाम, ठीक है। और उसी तरह से आप देखेंगे कि ये बहुत कम देखा जाता है कि एक औरत बुर्के में ये कहे कि आई एम ऑप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस ड्रेस। और एक औरत जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहती है, जो अपने आप को कहती है मैं फ्रीडम एक्सरसाइज कर रही हूं, जो हमेशा मोलेस्टेशन और इस तरह के क्राइम्स, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा, की शिकार होती है, और वो ये नहीं कहती कि मेरे साथ कोई मसला है, वो ये कहती कि इस औरत के साथ मसला है जो मुसलमान है, क्योंकि ये बुरके में है, इस बुरके में ये जो औरत है ये ऑप्रेस्ड है, और अपने बारे में नहीं कहती। और ये वो सोसाइटी है जो सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी में डिप्रेशन में जी रही है, हाइपरटेंशन में जी रही है। सबसे ज्यादा रेट सुसाइड का इसी सोसाइटी का है, जो सोसाइटी दिन रात यही कह रही है कि प्लेजर इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आज की दुनिया है, इसको कहा जाता है ये मोस्ट सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, मोस्ट प्रोग्रेसिव वर्ल्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, पता नहीं क्या क्या। और ये इस पोजीशन पे पहुंचे कि इसको सोसाइटी में जो आज तक नहीं हुआ कि उसे पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा है, सांस लेने के लिए हवा नहीं है। आज तक ह्यूमैनिटी के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये जो मोस्ट प्रोग्रेसिव वर्ल्ड है उसके साथ ये सारे मसाइल आए हैं, और हमें लगता है कि हम सबसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। राइट्स ऑफ एनिमल्स, राइट्स ऑफ काऊ, राइट्स ऑफ टाइगर्स, इसकी बात हो रही है। लेकिन एक राइट ऑफ फीटस जो किसी औरत के रहम में पैदा हो चुका है, उसको फैमिली प्लानिंग के नाम पे एबॉर्ट कर दिया जा रहा है। और फैमिली प्लानिंग का वर्ड ऐसे बताया जाता है जैसे कितना ही एक नोबल वर्ड हो, और ये नहीं देखा जाता कि उस नोबल वर्ड के सामने एक मर्डर किया जा रहा है, और इसके राइट की बात करने वाला कोई नहीं है। उसी तरह से जो ये मान रहा है कि दुनिया खुदा को पाने के लिए जो है दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, जो ऋषि मुनि बन गया, एस्केटिज्म सन्यासी बन गया, योगी बन गया, ठीक है, वो आज दुनिया के जो सबसे बड़े मटीरियलिस्टिक अफेयर्स हैं उसको मैनेज कर रहा है। जो आदमी कहता है कि हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो इस वक्त जो सबसे बड़े टाइकून्स होते हैं, जो उनको वो शर्म में डाल दे रहे हैं कि यार तुमसे ज्यादा तो मैं कमा रहा हूं। ये एक ऐसी ही सोसाइटी में हो सकता है जहां पे सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, सेंस ऑफ कॉमन सेंस खत्म हो चुका हो। और जो साध्वी हैं और जो योगी हैं, जो शादी नहीं करते, ठीक है, जो शादी नहीं करते इसलिए कि उन्हें खुदा को पाना है, वो ये कह रहे हैं लोगों से कि तुम बच्चे ज्यादा पैदा करो। ये जो ब्लाइंडनेस है, ये जो कॉमन सेंस जब खत्म हो जाती है तो लोगों के अंदर एक अंधपना आ जाता है, जिसे अंधभक्ति भी कहते हैं। तो ये अंधभक्ति ही हो सकती है कि
लोग ये कहें खुलेआम और इस बात को माने, दिल में एक्सेप्ट करें कि जो गाय है वो ऑक्सीजन छोड़ती है, एक्सेल करती है इंसानों के लिए। जो ताजमहल है, यूनेस्को ने एक गलती की कि यूनेस्को ने कहा कि ताजमहल को शाहजहां ने बनाया, हालांकि ये तेजू महल है और इसे किसी तेज सिंह ने बनाया है। ये ब्लाइंडनेस की एक हद हो सकती है, तभी आदमी इस पोजीशन पे पहुंचेगा। या ये कहे कि जो गाय का गोबर है उसमें सोना और रेयर अर्थ मेटल बैटरी बनाने वाले मिलते हैं उसमें। फाइनली मैं अपनी बात ख़त्म करूं कि ये कोई अजीब बात नहीं है कि जब ऐसा कॉमन सेंस ख़त्म हो जाए, जब रेफरेंस ख़त्म हो जाए, तो जो मॉडरेट चीज़ हो वो एक्सट्रीम दिखने लगे। और इसीलिए आज इस्लाम जो है लोगों को एक्सट्रीम दिख रहा है। हालांकि अगर आप एक्सट्रीम भी हैं किसी मॉडरेट रूल के लिए तो भी वो अच्छा है, बनिस्बत इसके कि आप एक मॉडरेट फॉलोअर हैं एक एक्सट्रीम रूल के। मैं फिर से दोहरा दूं कि आप किसी मॉडरेट रूल के फॉलोअर, एक्सट्रीम फॉलोअर हैं तो भी ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी मॉडरेटेड, ठीक। लेकिन अगर आप मॉडरेट भी फॉलोअर हैं एक्सट्रीम रूल के तो भी आप एक्सट्रीम या एक्सट्रीमिस्ट ही होंगे। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम इज़ उम्मतों वसत, एक रेफरेंस उम्मत है। और ये रेफरेंस कहाँ से, पैरेलल कहाँ से आ रही है, ये रेफरेंस निकल कहाँ से रही है? ये रेफरेंस निकल रही है आप ही के अंदर जो फितरत है, जिस फितरत पे आपको पैदा किया गया है, उसी के ज़ीरो से इसका ज़ीरो सेम लाइन में है। इसीलिए ये इंसान के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट दवाई, गाइडेंस, गाइडिंग लाइट और रेफरेंस हो सकती है। ये जो जिम्मेदारी है अल्लाह ताला ने जो इंसानों को दी है, मुसलमानों को दी है, इस उम्मत को दी है, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन नास, सारी इंसानियत के ऊपर तुम्हें गवाह बनना है। तुम्हारी जिम्मेदारी है उसी तरह से जिस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी तुम पर है, यानी जिस तरह से वो तुम्हारे लिए गाइडिंग लाइट है, रेफरेंस है, उसी तरह से तुम जो है रेफरेंस हो पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। और अगर तुम खो जाओगे तो पूरी इंसानियत खो जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।